हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक को पुनीत नोखा यूट्यूब चैनल में। मैं पुनीत नोखा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में सूर्यवंश। इससे पहले हम लोगों ने मुगल वंश पढ़ा, तो मुगल वंश के दो वीडियो हम लोगों ने देखे थे, जिसमें बाबर और हुमायूं हम लोगों ने पढ़ा था। हुमायूं का समकालीन था शेरशाह सूरी, जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो वास्तव में ये एक मुगलों के बीच का एक दौर था, जब कुछ वर्षों के लिए दिल्ली के राजगद्दी पर सूर्यवंश की स्थापना हुई थी और मुगल वंश का कुछ वर्षों के लिए समापन हो जाता है दिल्ली की राजगद्दी से। तो इसी बीच में जो ये सूर्यवंश की स्थापना होती हैं, इसके संस्थापक शेरशाह सूरी थे। वो भारत के एक प्रमुख शासकों में से गिना जाता है। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे, जिसके द्वारा किए गए कुछ कार्य और उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अलग अलग एग्जाम में प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए कार्य कहे जाते हैं कि अकबर के द्वारा या अकबर के ये अग्रगामी थे, अर्थात अकबर इन्हीं से प्रेरित होकर अपने कई सुधारों को अपने जीवन में शामिल करता है। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी का शासनकाल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोग सूर्यवंश और शेरशाह तथा इसके वंशजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की जाती है और शेरशाह सूरी का शासनकाल वैसे देखें तो 5 वर्ष तक ही चलता है दिल्ली की राजगद्दी पर। अर्थात इनका शासनकाल 1540 से लेकर के और 1545 तक शासन करता है। इसके बाद में सूर्यवंश काफ़ी हिस्सों में टूट जाता है और आखिरकार ये 1555 में समाप्त हो जाता है और पुनः मुगल सत्ता की स्थापना होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन और परिचय भी कह सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका परिचय अर्थात प्रारंभिक जीवन। शेरशाह सूरी का जन्म एक विवादास्पद है और ये विवादों में होने के कारण हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसका जन्म कब हुआ था, लेकिन फिर भी यदि इतिहासकार के हिसाब से पूछते हैं तो परमात्मा शरण के अनुसार इनका जन्म 1472 ईस्वी में होता है और डॉक्टर कानूनगो के अनुसार इनका जन्म 1486 के अंदर होता है। लेकिन ये बहुत ही कम पूछा जाता है। फिर भी यदि इतिहासकार के अनुसार पूछे तो दोनों इतिहासकार अलग अलग इनका सन बताते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, जिससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और फरीद के बाद अलग अलग उपाधियाँ लेता है। इसके पिता हसन खां थे, जो सासाराम के सूबेदार थे। लेकिन इसकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा जौनपुर में होती है। इससे पहले कुछ अपने पिता से संबंधित कुछ छोटी सी कहानी है कि पिता के 4 औरतें थी और इनके 8 पुत्र थे। फरीद सबसे जो प्रथम औरत थी उसका पुत्र था और हसन खां अपनी चौथी वाइफ, जिससे बेहद प्रेम करता था, और प्रथम जो वाइफ थी
उसकी जो संतानें थी उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं करता था और दूसरे जो बच्चे थे उनसे प्रेम ज़्यादा करते थे। इस कारण से इनके बीच में जो रिश्ता था वो काफ़ी खटास भरा था और वह अपनी 20 वर्ष की उम्र में अर्थात शेरशाह सूरी 20 वर्ष की उम्र में यहाँ से भाग जाता है और जौनपुर चला जाता है। जौनपुर जाने के बाद में वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद पिता को लगता है कि अब मेरा पुत्र काफ़ी शिक्षित है, काफ़ी होनहार है, तो वह वापिस उसको बुला लेता है। लेकिन उसके बाद वह सासाराम की गद्दी संभालता है कुछ वर्षों के लिए, लेकिन यहाँ से अब ये परेशान हो जाता है। अपने दूसरी जो भाई थे सौतेले या सौतेली माँ थी उनसे परेशान होकर के पुनः भाग जाता है और भाग करके वह दक्षिणी बिहार के सूबेदार के यहाँ नौकरी करता है। और दक्षिणी बिहार यहाँ बाहर खां लोहानी यहाँ का सूबेदार था जहाँ पे ये नौकरी करता है। नौकरी करते करते कहते हैं एक कहानी कि यहाँ पे वे नौकरी करते करते एक शेर को मार गिराते हैं और शेर को मारने से बाहर खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि थी से वशीभूत कर देते हैं। दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि देते हैं। लेकिन इसके यहाँ काफ़ी समय रहने के बाद जब बाहर खां लोहानी ने अपना नाम बदल लिया था और नाम बदल करके इन्होंने अपना नाम मोहम्मद शाह रख दिया था। मोहम्मद शाह रखने के बाद और दक्षिण बिहार का एक स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित करने के बाद यहाँ के अब सरदार शेरशाह सूरी अर्थात शेर खां के बारे में बाहर खां लोहानी को भड़काने का काम करते हैं और भड़काते भड़काते यहाँ से शेर खां इस बात को समझ जाते हैं कि यहाँ के सरदार मेरे बारे में बाहर खां लोहानी अर्थात मोहम्मद शाह को भड़का रहे हैं, तो वह यहाँ से भाग करके मुग़लों के अंदर शामिल हो जाते हैं। और मुग़ल चूँकि यहाँ पे इसी वक्त भारत में आए हुए थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक युद्ध जिसका नाम घाघरा का युद्ध, सॉरी घाघरा नहीं, यहाँ चंदेरी का युद्ध हमने पढ़ा था पहले। चंदेरी का युद्ध इसी युद्ध के समय ये शेरशाह मुग़लों में शामिल हो जाते हैं और इस युद्ध में शेरशाह के द्वारा मुग़लों में जो लड़े गए युद्ध और उनकी कला को सीखता है। और यह इसी युद्ध में एक कथन कहता है कि अगर मेरा भाग्य सहायता करता है और सौभाग्य मेरा मित्र रहता है तो मैं मुग़लों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। ये कथन महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार पीसीएस में या आईएएस आईपीएस इस प्रकार के एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये वेरी मोस्ट है। इसको याद रखना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया है। तो पुनः अब शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध के बाद में ये दक्षिणी बिहार के बाहर खां लोहानी के दरबार में पहुंच जाता है अर्थात मोहम्मद शाह के दरबार में पहुंच जाता है और मोहम्मद शाह ने इन्हें अपने पुत्र जलाल खां के संरक्षक के रूप में यहाँ स्वीकार कर लेता है। इसी क्रम में शेरशाह के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ दिन आता है और यहाँ शुभ दिन ये था कि यहाँ मोहम्मद शाह अर्थात बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। अब चूँकि शेरशाह सूरी जलाल खां के नेतृत्व में अर्थात उसका संरक्षक था, तो पिता की मृत्यु के बाद में एक नया ऑप्शन आ जाता है। उसके संरक्षक के नेतृत्व में वह नेतृत्व करता है और उसकी बीवी जिसका नाम दूदू बेगम
जिससे वह विवाह कर लेता है। और दूदू बेगम से विवाह के बाद अब जलाल खां का संरक्षक था, इसके नेतृत्व में वह नेतृत्व करता है। लेकिन यहाँ जलाल खां कुछ अफ़गान सरदारों के साथ, यानी कि अफ़गान सरदारों ने भी ये बात सोची और ये बात फैलानी शुरू कर दी थी कि शेर शाह अब यहाँ का प्रधान शासक बनने वाला है, तो हम लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि पहले शेर शाह मुग़लों के दरबार में था, मुग़लों से पुनः भाग के आता है। मुग़लों से पहले ये बाहर खां लोहानी के शासनकाल में ये यहाँ का सेनापति के रूप में या संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन अब इतना घूम फिर आने के बाद पुनः आता है, तो हम लोगों को उन पर विश्वास नहीं है और जलाल खां यहाँ से कुछ अफ़गानों के साथ बंगाल भाग जाता है। बंगाल भाग जाता है और जो शेर खां था उसने दक्षिणी बिहार का अब वह एक वास्तविक शासक बन जाता है और हज़रत ए आला की उपाधि धारण करता है। तो हज़रत ए आला की उपाधि कब धारण करता है? अर्थात बाहर खां लोहानी की मृत्यु के बाद। इसी क्रम में एक अवध में एक घटना घटित होती है कि अवध का किला, जिसका नाम चुनार किले के किलेदार ताज खां, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी एक पत्नी जो विधवा पत्नी थी उसका नाम लाड मलिका, अब वह लाड मलिका से भी विवाह कर लेता है और इस प्रकार अवध का क्षेत्र और दक्षिणी बिहार का क्षेत्र अब शेर खां के कब्जे में आ जाता है। और शेर खां के कब्जे में आने से इनका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है और विस्तृत होने के बाद अब वह अपना कार्य शुरू करता है कि अब इनका कार्य शुरू हो जाता है कि भारत में इनका जो प्रारंभिक संघर्ष क्या था, कि किस संघर्ष से शुरू होता है और वह कहाँ पहुँचता है और भारत में एक अफ़गान वंश की स्थापना हो जाती है। तो अफ़गान वंश की स्थापना के लिए सबसे पहले इनका प्रारंभिक संघर्ष देखते हैं। तो सबसे पहले अभी इसी वक्त मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु हो जाती है और यहाँ हुमायूं जो कि मुग़लों का प्रधान शासक बन जाता है। यहाँ शेर खां ने जो 1532 के अंदर मोहम्मद लोधी या शाह जो हैं इनका सहयोग करते हैं और दोहरिया के युद्ध में यहाँ पे ये हार जाता है हुमायूं से। हुमायूं से हारने के बाद ये यहाँ से सीधा चुनार किले पहुँचता है और चुनार किले को अब यहाँ पे हुमायूं ने घेर लेता है और हुमायूं इस किले को घेरते हैं। तो यहाँ पे एक संधि हो जाती है और इस संधि के तहत 2000 सैनिकों के साथ शेर खां ने अपना पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देते हैं। यहाँ काफ़ी इतिहासकार ये बात कहते हैं कि हुमायूं की अपने जीवन की सबसे बड़ी यही भूल थी कि यहाँ यदि चुनार के किले के अंदर जब इसके चारों ओर घेरा डालते हैं और इस घेरे के बाद यदि इस किले को जीत लेते हैं तो भारत में अफ़गानों के द्वारा इस सूर्यवंश की स्थापना नहीं होती, क्योंकि ये एक भूल थी जिसमें इसने संधि कर ली और संधि करने के बाद में शेरशाह को अब समय मिल जाता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। इसके बाद शेरशाह ने जब यहाँ से संधि हो जाती है तो अब हुमायूं इस वक्त संधि करने के बाद गुजरात जो मालवा यहाँ पे संघर्ष करना शुरू कर देते हैं और इधर बंगाल की ओर बिहार की ओर शेरशाह अपना साम्राज्य विस्तार करने का लगातार प्रयास करता है। और सबसे पहले एक सूरजगढ़ का युद्ध होता है जो बंगाल
में पड़ता है और बंगाल में इस वक्त जलाल खां जो शासक था और इसको हरा करके बंगाल को जीत लेता है। सूरजगढ़ युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो 1539 में होता है और इसी युद्ध में शेरशाह ने उपाधि धारण की शेरशाह की और यहाँ इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और हुमायूं हारने के बाद अब दूसरा युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध था जो कनौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। यहाँ पर भी हुमायूं हार जाता है और भारत छोड़ करके हुमायूं सिंध के क्षेत्र में चला जाता है और इसी युद्ध के बाद भारत में सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किस युद्ध में और कब क्या नाम था शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद था और इसके बाद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि देता है और शेर खां की उपाधि के बाद चौसा युद्ध में इसने शेरशाह की उपाधि धारण करता है। चौसा युद्ध में शेरशाह की उपाधि धारण करता है। अब यहाँ पे शेरशाह ने कनौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद सूर्यवंश की स्थापना कर देते हैं और इसके बाद ये अपने शेरशाह के नाम से जाने जाते हैं और संपूर्ण भारत का शासक बन जाते हैं। यहाँ मैं कुछ पॉइंट और आपको आकर्षित करवाना चाहूँगा कि किस युद्ध के बाद सूर्यवंश की स्थापना होती है। तो वह कनौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस युद्ध के बाद सूर्यवंश की स्थापना होती है। तो कनौज अर्थात बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद। और किस युद्ध के बाद किस युद्ध के बाद भारत में एक बार के लिए मुगल सत्ता समाप्त हो जाती है। तो वो भी कनौज अर्थात बिलग्राम के युद्ध के बाद। अब देखते हैं कि शेरशाह का साम्राज्य विस्तार। जैसे ही भारत में सूर्यवंश की स्थापना होती है और सूर्यवंश की स्थापना के बाद इनके सामने जो प्रारंभिक चुनौतियां आती है साम्राज्य विस्तार के लिए, तो वह कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो सबसे पहले इसने एक गाखर जाति थी और वह इस जाति की वजह से गाखर प्रदेश कहलाता था और ये जो जाति थी वो मुगलों के पक्षधर थी ये जाति। और शेरशाह को ये लगता था कि इस जाति को बाहर निकालना या इसको दबा के रखना बहुत ज़रूरी है। जो पेशावर जैसे क्षेत्रों में ये काफ़ी विस्तृत थी और ये 1541 में यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं ये गाखर जाति और इन गाखर जातियों को यहाँ पे हरा देते हैं शेरशाह सूरी, अर्थात दबा करके इन पर अपना कब्जा कायम कर लेते हैं। इसके बाद जब ये दिल्ली का शासक बन जाते हैं तो दिल्ली के शासक बनने के बाद बंगाल में एक विद्रोह हो जाता है। हालांकि बंगाल पहले या अब भी इन्हीं के कब्जे में था या इनके साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन ये दिल्ली में शासक बनने के बाद काफ़ी बिजी हो जाता है और कुछ वहाँ के लोगों को समय मिल जाता है विद्रोह करने के लिए। तो ये 1541 में स्वयं जाकर बंगाल में विद्रोह को दबाता है, भयंकर तरीके से विद्रोह को दबा देता है। तो अब इसके बाद मालवा के जो मल्लू खां थे, जिसका नाम कादिर खान था, इसने भी यहाँ पे पहले विद्रोह किया था, बाद में 1542 के अंदर आत्मसमर्पण कर लिया। और इसके बाद एक रायसेन नामक जो राज्य था जहाँ पे कुछ राजपूत राजा थे, 1503 की बात है, 1543 की बात, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है,
1543 में यहाँ पे राजा पूर्णमल थे। इनको हराना यहाँ ज़रूरी था, क्योंकि अब इनको हराने के बाद और भारत से मुग़ल सत्ता एक बार के लिए समाप्त हो गई थी, तो अब इनके लिए ज़रूरी था कि राजपूतों को कब्जे में करना या राजपूतों पर अपना शासन स्थापित करना। तो इसने सबसे पहले रायसेन में 1543 में राजा पूर्णमल से युद्ध करना शुरू किया और रायसेन का किला घेर लेते हैं। अब रायसेन का किला घेर लेते हैं तो यहाँ पे एक कहानी है कि राजा पूर्णमल अब किले के बाहर चारों ओर शेरशाह के सैनिक खड़े हो जाते हैं किला जीतने के लिए, और किला जीत नहीं पाते हैं। तो किला जीत नहीं पाते हैं और किले के अंदर राजा पूर्णमल बैठे हैं और बैठे हैं, लेकिन ये हार नहीं मान रहे हैं। और हार नहीं मानने के कारण यहाँ से शेरशाह ने इसके लिए समाचार भेजा कि आप किला हमें दे दें, एक संधि के तहत दे दें, और हम यहाँ से पैसे लेकर के वापस चले जाएंगे। लेकिन पूर्णमल जी इस बात को सहमत नहीं है कि कहीं शेरशाह मेरे साथ विश्वासघात न कर लें। लेकिन इन्होंने इस बात को एक तरीके से रखा और इसने एक कुरान पर हाथ रख करके एक सौगंध लेता है कि हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक या आक्रमण नहीं करेंगे और आप एक संधि के तहत मुझे इस किले को जीतने दें। और इस बात के लिए वो राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि बाहर तंबुओं में आ जाते हैं और किला शेरशाह को सौंप देते हैं। लेकिन रात को शेरशाह ने अपने सैनिकों के द्वारा इस तंबुओं पर आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ कहते हैं कि पूर्णमल ने अपने राजपूत रानियों को जौहर के लिए अग्रसर किया। कुछ राजपूत रानियों को खुद ने ही मारा था, कुछ राजपूत जो दासियां थीं उनको खुद ने मारा था। और यहाँ पे काफ़ी संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद में ये पूर्णमल हार जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये शेरशाह का ये रायसेन का जो आक्रमण था ये काफ़ी एक कलंकित आक्रमण था, क्योंकि इसने कुरान को आगे रख करके और सौगंध लेकर के इस बात को माना ये था कि हम आपके किले पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे, आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब आक्रमण किया गया तो इससे उसका पुत्र जिसका नाम कुतुब खान था, उसने अपने पिता से नाराज़ हो जाता है और इस प्रकार की हत्या और आक्रमण से वह खुद एक अपने आप को कलंकित महसूस करता है। और यहाँ कुतुब खां अपने आप को कलंकित महसूस करते हुए आत्महत्या कर लेता है। यानी कि कुतुब खां इसी कारण से आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि अपने पिता ने जो वचन दिया था वो वचन नहीं निभा पाई। इसके बाद एक युद्ध होता है 1544 को। यहाँ कुछ प्रिंट मिस्टेक हैं। 1544 ईस्वी को एक मारवाड़ के राजा मालदेव से संघर्ष होता है, जिसका नाम गिरिसुमेल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष में कहते हैं कि सबसे पहले शेरशाह ने एक खुद लेटर लिखा था। मालदेव के जो सरदार थे, जो वफादार थे, उन्हीं के खिलाफ लिखा था, खुद ने लिखा था कि हम किसी भी प्रकार का मालदेव का सहयोग नहीं करेंगे यदि आप युद्ध कर रहे हैं तो, क्योंकि युद्ध आप लोग जीतेंगे, हम लोग हार जाएंगे, इसलिए ये युद्ध नहीं होगा। और ये लेटर शेरशाह ने किसी तरीके से मालदेव के पास पहुंचा दिया और मालदेव इस प्रकार से घृणित हो जाता है कि मेरे ही सरदार मुझे ये बात बोल रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं है कि ये शेरशाह के द्वारा हाथ से लिखित लेटर हैं, लेकिन मालदेव इस बात को समझता है कि ये मेरे सरदारों ने इस प्रकार का लेटर लिखा है, तो कैसे ये बात साबित करें। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कुछ वफादार जो सैनिक थे, जो सरदार थे, जिनका नाम जेता और कुंपा, और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रकार से
उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और उनके सामने युद्ध लड़ेंगे। और जेता और कुंपा काफ़ी भयंकर युद्ध लड़े थे, गिरी सुमेल युद्ध को। और इस युद्ध में काफ़ी पसीना छूट गया था शेरशाह सूरी को जीतने के लिए। और शेरशाह सूरी ने आखिर में एक कथन की कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता या साम्राज्य को खो चुका होता। ये कथन शेरशाह सूरी का है और ये भी महत्वपूर्ण कथन है। और इसके कुछ ही समय बाद अर्थात 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी वक्त एक वर्ष बाद पुनः मृत्यु के बाद मारवाड़ पुनः राजपूतों के हाथों में आ जाता है। इसके बाद एक आखिरी युद्ध था जो कलिंजर का युद्ध 1545 में, जो ये एक बुंदेलखंड का भाग था जहाँ का राजा कीरत सिंह थे। और इस कलिंजर के किले को शेरशाह ने घेर लिया था। और यहाँ पे कहते हैं कि कलिंजर के किले को और उसकी दीवारों को तोड़ने के लिए इसने गोला छोड़ना शुरू कर दिया था। और गोला जो एक गोला ऐसा था जो कलिंजर के किले की दीवार से टकराने के बाद वो गोला पुनः आकर के गिरता है और वो गोला सीधा आकर के शेरशाह को लग जाता है और शेरशाह वहाँ मूर्छित होकर के गिर जाता है जहाँ पे ये गोला बारूद पड़ा था, क्योंकि वो गोला सीधा सीधा आकर के उस बारूद में गिरता है और बारूद में गिरने के बाद वहाँ से कुछ गोले जो थे वो छूटने शुरू हो जाते हैं और शेरशाह के लगते हैं। इसी कारण से यहाँ पे शेरशाह सूरी की 22 मई 1545 को इसी उक्का नामक एक अग्नि अस्त्र के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था शेरशाह सूरी का जीवन और उसके द्वारा किए गए संघर्ष और साम्राज्य विस्तार के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं को मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए थे। इसके बाद चलते हैं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी और उनका अंत कब होता है और कब पुनः मुगल सत्ता स्थापित होती है। तो चलते हैं, देखिए सबसे बड़ा पुत्र जो कुतुब खां था वो तो उस रायसेन नामक जो युद्ध था या आक्रमण था उसमें आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद में जो बड़ा पुत्र आता है आदिल खान, जो बड़ा पुत्र था। जलाल खां छोटा पुत्र था। जलाल खां ने एक उपाधि धारण की थी इस्लाम शाह की और इसने आदिल शाह, हालांकि उत्तराधिकारी यही था शेरशाह का, लेकिन इससे उन्होंने संघर्ष किया और आदिल शाह को हरा करके जलाल खान शासक बन गया जो इस्लाम शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई जगह अफगान सरदारों ने इसका विद्रोह किया लेकिन सभी को दबाया। कहते हैं कि प्रांतीय सूबेदार जितने भी थे वो जलाल खां अर्थात इस्लाम शाह के जूते तक को चुमा करते थे। यानी कि ये बहुत ही काफ़ी खूंखार एक शासक था, एक ताकतवर शासक था जो कि 1553 के अंदर एक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में ही इसका पुत्र जिसका नाम फिरोज शाह था वो शासक बनता है और 3 दिन तक ये शासक रहता है। 3 दिन तक शासक रहता है और 3 दिन बाद इसके ही मामा जिसका नाम मुमारिज खान था और ये मोहम्मद आदिल शाह के नाम से शासक बनता है। मोहम्मद आदिल शाह के नाम से ये शासक बनता है मुमारिज खान, और ये फिरोज शाह का मामा था जिसने इसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। अब सुर साम्राज्य 5 भागों में बंट जाता है। यहाँ सिकंदर शाह जो पंजाब और आगरा और दिल्ली में शासन सत्ता संभालने लग जाते हैं और 1555 में सरहिंद नामक एक युद्ध होता है और हुमायूं ने इस सिकंदर को पराजित कर दिया और पंजाब को जीत लेता है। इसके बाद पंजाब जीतने के बाद में सूर्यवंश की स्थापना समाप्त हो जाता है सूर्यवंश और पुनः भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। तो ये था सूर्यवंश का जो शासन और उनके उत्तराधिकारी
और इनका जो प्रारंभिक संघर्ष और प्रारंभिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को ये पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब